देश का सबसे बड़ा घोटाला तेलगी फेक स्टैम्प पेपर स्कैम। आज हमारे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं संजय सिंह, जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने जो लिखा, जिस तथ्य को उन्होंने उजागर किया और जिस तथ्य को उन्होंने किताब में बतौर खोजी पत्रकारिता करते हुए उस तमाम तथ्य को उकेरा है, उसी किताब पर बनी है एक फिल्म स्कैम 2003। इस वीडियो के बाद आप इस पूरे स्कैम को फिल्म के जरिए भी समझ सकते हैं, फिल्म देखकर। और अगर आप इसका रेफरेंस जानना चाहें तो संजय सिंह की दरअसल किताब है तेलगी रिपोर्टर्स डायरी। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको इस पूरे स्कैम के बारे में आसानी से पता चल जाएगा। अब ये स्कैम देश का सबसे बड़ा स्कैम क्यों कहा जाता है, तो अगर आपको इसे जानना है तो बस इतना समझ लीजिए कि ये स्कैम 30,000 करोड़ का स्कैम था। इस स्कैम के बारे में जिसने भी सुना वो भौचक्का रह गया कि आखिरकार इतना बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात स्कैम को लेकर ये थी कि इसमें कई अधिकारियों का नाम आया, कई पॉलिटिकल नेताओं का नाम आया और इसमें एक कमिश्नर भी गिरफ्तार हुए थे। आज इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले तो। थैंक यू। और इतने बड़े स्कैम की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये स्कैम हुआ कैसे था और किस तरीके से आपने अपने किताब में से सबसे पहले आपको पता कैसे चला और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी? देखिए, स्कैम की जो शुरुआत हुई थी वो तेलगी से हुई थी। तेलगी की स्टोरी टिपिकल रैग टू रिचेस वाली स्टोरी है। कर्नाटक के बेलगांव में एक छोटी सी जगह पे उसके पिताजी काम करते थे, रेलवे स्टेशन पे कूली और छोटा मोटा काम करते थे। अर्ली एज में पिताजी एक्सपायर हो गए, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस पर आती है। ये बीकॉम वगैरह करके कैसे भी पढ़ाई वगैरह करता है। उसके बाद मुंबई आ जाता है, गल्फ में नौकरी करने जाता है, दिल नहीं लगता है, वापस आ जाता है मुंबई और एक छोटा सा स्कैम शुरू करता है जिसके अंदर इमिग्रेशन पेपर्स, फर्जी इमिग्रेशन पेपर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने का काम करता है। और उसके बाद उस सिलसिले में वो चले जाता है जेल। जेल में असल में उसे सुधर के निकलना चाहिए, लेकिन जेल में उसकी मुलाकात होती है राम रतन सोनी नाम का एक स्कैमस्टर था जो शेयर घोटाले मामले में जेल में था। अच्छा। उससे उसकी मुलाकात होती है और वो उससे उसे आइडिया आता है कि आगे मुझे क्या करना है। बाय द टाइम वो जेल से बाहर आता तो तेलगी के दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था कि ये स्कैम मुझे कैसे करना है, क्या करना। और उसके बाद वो पूरे फर्जी स्टैम्प का पूरा अपना घोटाला है शुरू करता है। शुरुआत करता है कि स्टैम्प पेपर जो छपते थे आमतौर पे नासिक का इंडियन सिक्योरिटी प्रेस वहाँ छपते हैं, तो वहाँ के अधिकारियों के साथ अपनी मिली भगत कर लेता है और सरकारी मशीनें जो थी, जो ओरिजिनल मशीनें थी, उसको कबाड़ के रूप में अपने पास हासिल करता है और ओरिजिनल मशीनों पर, ओरिजिनल ब्लॉक पर, ओरिजिनल पेपर पर, ओरिजिनल इंक के साथ में वो छापना शुरू करता है। इतने सही होते हैं कि आपको असली और नकली में आप फर्क कर ही नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे मुंबई से उसका शुरू हुआ एम्पायर हो सब जगह फैलना शुरू करता है। पूरे महाराष्ट्र में वह फैलता है, कर्नाटक में फैलता है, सारे देश में फैलता है। और जब हम 30,000 करोड़ उसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, कम से कम। और 30,000 करोड़ 2003 का एस्टिमेट है। अगर आप उसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करें तो आज की तारीख में कम से कम वो 1.5 लाख करोड़ उसकी वैल्यू एक्चुअली में होगी, जो इससे ह्यूज अमाउंट, मतलब बहुत सारे लोगों को कितने जीरो होते हैं वो पता नहीं होता होगा। तो उसने इस तरह का पूरा जो स्कैम था वो फैलाया। तो उस वक्त में मुझे 2003 के आसपास में इसके बारे में जानकारी मिली थी। लेकिन इसका जो पतन था वो शुरू हुआ था एक डांस बार के वजह से कि इसे फर्जी, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट हीरोइंस का शौक था। मुंबई के डांस बार में होता ये था कि डुप्लीकेट माधुरी दीक्षित, डुप्लीकेट मीनाक्षी शेषाद्री, जूही चावला डुप्लीकेट वगैरह डांस करती थी, जिसमें उनकी तरह कपड़े वगैरह। 2003 की बात आप बता। सन 2000 की। तो डांस किया करती थी। तो उसने एक रात में मुंबई के डांस बार में तकरीबन 84 लाख रुपए एक डांस बार उन पर उड़ा दिए। 84 लाख रुपए मैं बता रहा हूँ, सन 2000 में गोल्ड का रेट था और प्रति तोला पर 10 ग्राम था 4,400 रुपया। अच्छा। तो आप सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो उसने एक रात में तकरीबन 20 किलो सोना उस एक डांस बार पर छा दिया। तो लोगों को पता, मतलब इतना ज़्यादा था कि उस जमाने में उसमें मुंबई के सबसे महंगे इलाके में 2 BHK के घर उतनी कीमत में आता था। तो धीरे धीरे उसके स्कैम के बारे में तब लोगों को समझ में आया कि भाई इतना मोटा आसामी कौन है। और सडनली मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामले दर्ज हुए। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो इतना मोटा आसामी है, इससे भी कुछ पैसे वसूल लिए जाए। और धीरे धीरे बाकी जगह की भी पुलिस वगैरह के साथ में उसका हुआ और असल में कम होने के बजाय उसका स्कैम बढ़ता गया
क्योंकि इस तरह का जो स्कैम होता है वो लोकल पुलिस, लोकल अंडरवर्ल्ड और लोकल पॉलिटिशियन के नेक्सस के बिना चल ही नहीं सकता। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि उसने जब ये स्कैम किया तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बाकी राज्यों में भी फैल गया था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि हर राज्य का कोई तो पुलिस अधिकारी उससे मिला हुआ होगा, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला था। बिल्कुल बिल्कुल, और कई राज्यों के पुलिस वाले थे और आगे जाके कई सारे पुलिस वाले इस मामलों में गिरफ्तार भी हुए। अच्छा। इनफैक्ट अकेले मुंबई का जो मामला था, महाराष्ट्र का, जो जिस मैंने अनर्थ किया था, उसमें 12 पुलिस अधिकारी अरेस्ट हुए थे मेरे एक्सपोज करने के, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर से लेके जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी वगैरह थे। 2 एमएलए अरेस्ट हुए थे। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे छगन भुजबल, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो और उस दौर में ये मामला इतना बड़ा बन गया था कि सारे देश की जो राजनीतिक और पुलिस व्यवस्था है वो पूरी तरह से हिल चुकी थी। इतना बड़ा स्कैम था उस वक्त का। अब ये इतना बड़ा स्कैम हुआ तो सवाल ये भी है कि आखिरकार इतने बड़े स्कैम का खुलासा कैसे हुआ, ये एक सवाल है, क्योंकि 30,000 करोड़ का स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। देश का सबसे बड़ा स्कैम तेलगी स्कैम, फेक स्टाम्प पेपर स्कैम को माना जाता है। दरअसल तेलगी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वो शख्स था उसका पूरा नाम था अब्दुल करीम तेलगी। उसी ने फेक स्टैम्प पेपर का स्कैम शुरू किया और ये 30,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला है। सर, खुलासे की अगर बात करें, इसका खुलासा कैसे हुआ? देखिए, खुलासे को लेके बहुत दिलचस्प कहानी है। दरअसल मैं एक चैनल के लिए काम किया करता था और वो चैनल का उस दिन आखिरी दिन था और अगला चैनल पे जो टेलीकास्ट होने वाला था 14 दिन के बाद होने वाला था। तो मैं कोई बहुत बड़ी स्कूप या खबर की तलाश में था कि भाई जब आया तो ये तो धमाके से शुरू किया जाए। तो मुझे एक दिन मेरे एक सोर्स ने बुलाया और उसने एक बहुत मोटी सी रिपोर्ट मुझे दी। अब वो रिपोर्ट देख के जैसे बाकी पत्रकारों के साथ होता, मैं भी डर गया। बोला, थोड़ा आलसी था कि बोला इतनी मोटी रिपोर्ट कौन पढ़ेगा, और रिपोर्ट 1 हफ्ते तक मेरे बैग में पड़ी रही। अच्छा। और मैं उस वक्त में एक दूसरी बड़ी खबर पे काम कर रहा था जिसमें अभिनेता संजय दत्त, महेश मांजरेकर वगैरह कुछ फिल्मी हस्तियों ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बात की थी। तो मैंने उसके ऑडियो टेप्स हासिल कर लिए थे। अच्छा। तो मैं उस पर काम कर रहा था, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन उसी दौरान मैंने क्या कि एक मेरा दोस्त था जो पुलिस में था, एक बार वो मिलने आया था किसी काम से, तो उसने ऐसे देखा बैग खुला है तो उसने रिपोर्ट निकाल के देखी। तो उसने बोला कि भाई ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, तो बम है तेरे हाथ में। अच्छा। फिर मुझे लगा कि बहुत बड़ी चीज़, फिर मैंने उसको पूरा पढ़ना शुरू किया। तमाम पत्रकारों की तरह मैंने भी शॉर्टकट मारा, पहले सबसे आखिरी के 3 पेज पढ़े। अच्छा। 3 पेज पढ़ के मुझे लगा कि हाँ चलो बाकी किताब पढ़ने लायक है, मतलब बाकी पूरे रिपोर्ट पढ़ने लायक है। और वो रिपोर्ट थी डीआईजी सुबोध जायसवाल ने इस स्कैम पर एक रिपोर्ट बनाई थी और उन्होंने सरकार के पास सबमिट की थी। ये सेम सुबोध जायसवाल हैं जो आगे जाके सीबीआई के चीफ भी बने। अच्छा। तो उन्होंने की थी और मंत्रालय के या सरकारी फाइलों के किसी कोने में धूल खा रही होती अगर वो मेरे पास नहीं आती है, मुझे नहीं मिली होती। फिर मुझे पता नहीं था कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब गूगल नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं थे, इंटरनेट बड़ी मुश्किल से चलता वगैरह था और वो भी लैपटॉप के आगे चलता नहीं था। तो उसके लिए पहले मुंबई में जानकारी हासिल की। फिर मैं नासिक गया, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस था कि भाई ये क्या होता है स्टैम्प पेपर, क्या टेक्नोलॉजी है। फिर वहाँ से मैं पुणे जाता हूँ और पुणे शहर के अंदर उसका सबसे बड़ा मामला था वो ढूंढता हूँ। फिर कर्नाटक जाता हूँ, तेलगी का जो गांव था वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से मिलता हूँ। फिर मुंबई में आता हूँ और फाइनली इसको जो हमने पूरी तरह से एक्सपोज किया। फिर उसके बाद एक के पीछे एक हम लोग मैंने रिपोर्ट थी वो फाइल की थी और जिसके बाद में नतीजन स्कैम खुलता गया, बड़े बड़े लोग गिरफ्तार वगैरह इस मामले में होते गए। बिल्कुल। और जिस स्टैम्प पेपर की हम बात करते हैं, दरअसल स्टैम्प पेपर हमेशा आपको सरकारी जगहों पर ही मिलेंगे, पोस्ट ऑफिस में, कोर्ट के बाहर, यहाँ पर आपको स्टैम्प पेपर मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे तरीके के स्टैम्प पेपर पे आप जाकर अपना काम करा सकते हैं। अगर आप कोई रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं तब भी स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसमें भी स्टैम्प पेपर का कुल मिलाकर बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसको एक धंधा बना लिया था तेलगी ने और ये बहुत बड़ा गोरख धंधा था जिसको उजागर किया। संजय जी ने लिखा अपनी किताब में, पूरे तथ्यों को पहले देखा, उसके बाद बारीकी से इसमें चीज़ों को समझकर उन्होंने अपनी पूरी किताब में लिखा हुआ है, जिस पर एक मूवी भी बनी है, स्कैम 2003। ज़रूर देखिएगा उसको अगर आपको इस पूरे स्कैम को बारीकी से समझना है तो। संजय जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पॉलिटिकल नेताओं के इसमें भी नाम रहे हैं बहुत सारे। मतलब अब स्थिति हम देखें और तब की स्थिति देखें तो कितना अंतर अभी आप देख पाते हैं इस तरह के घोटालों? देखिए, बिल्कुल एक्चुअली में बहुत फ़र्क होता है। इनफैक्ट मैं जगह जगह जाके लोगों को बोलता हूँ कि
2003 में जो पत्रकारिता थी उसको 2023 में जो पत्रकारिता होती है उसके लेंस से मत देखिए। वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। उस जमाने में एक अलग तरह की पत्रकारिता होती थी और आज के दौर में किस हद तक पत्रकारिता होती है, जनरली टीवी खोलते व्यूअर को भी 20 पता साल चल का फासला हो गया। 20 साल का फासला हो जाता है। टेक्नोलॉजिकली चीज़ें बेहतर हुई है, लेकिन जो वैल्यूज़ में एरोजन जो आता है वो काफ़ी आ चुका है। तो उस दौर में कम्प्लीटली अलग था। और काफ़ी अलग अलग तरह के प्रेशर है, साम दाम दंड भेद, अलग तरह के प्रेशर है। मैंने मेरी किताब में लिखा है, अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी जिसके खिलाफ मैंने पुलिस में कंप्लेंट की थी। अलग अलग लालच और प्रलोभन दिए गए थे। इनफैक्ट एक धमकी का आलम तो ये था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे कहा था कि तुम्हें चप्पल उतार के मारूंगा। अच्छा। हाँ, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब उनको पता था कि मैं ही एक्सपोज कर रहा हूँ, तो मैंने एक क्वेश्चन उनको पूछा था कि क्या किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तेलगी के पैसे आप तक पहुँचे हैं। तो इस पर गुस्सा होकर उन्होंने तब कहा था कि इस तरह से टारगेट करके कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं चप्पल उतारूंगा। मेरे सहनशीलता का अंत किसी को नहीं देखना चाहिए। और बाकायदा सब अलग अलग चैनल्स, मतलब कैमरेज पर रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा। तो अलग अलग लेवल पे काफ़ी धमकियाँ थी। चूँकि ये बड़े बड़े पुलिस वालों के नाम थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम थे, बाहुबली एमएलए थे उसके अंदर शामिल थे। तो अलग अलग तरह से काफ़ी प्रेशर आया, काफ़ी दबाव वगैरह भी आया। लेकिन फाइनली अच्छा लगा कि जो काम हम कर रहे थे उसको एक ढंग के कंक्लूजन तक लेके जाने में हुआ और बाद में ये तमाम लोग गिरफ्तार भी हुए थे। पॉलिटिशियंस को बहुत बार पता भी नहीं होता है कि सामने वाला स्कैम कर रहा है उसकी वॉल्यूम क्या होती है। एक तो ये पता होता है, दूसरा कि पॉलिटिशियन को भी इस तरह के लोगों की ज़रूरत रहती है। पुलिस वालों को भी इस तरह की ज़रूरत रहती है और इस तरह के जो लोग होते हैं इनको भी एक पॉलिटिकल और पुलिस नेक्सस की ज़रूरत होती है, वरना ये लोग भी एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के था कि हर किसी के जो म्यूचुअल बेनिफिट का काम था वो इस मामले में होता था और तेलगी ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मतलब उसने पॉलिटिशियंस से भी काफ़ी फ़ायदा उठाया और उनको फ़ायदा पहुंचाया, उसने पुलिस वालों का भी फ़ायदा उठाया और पुलिस वालों को भी फ़ायदा पहुंचाया। और उसके लिए पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज आप समझिए कि स्टैम्प पेपर एक तरह से डी फैक्टो करेंसी होती है कि स्टैम्प 100 रुपये में आपसे लूँ या आपको 100 रुपये का से स्टैम्प पेपर लूँ, मेरे पास एक बराबर उसकी वैल्यू हो जाती है। तो वो तो पैसे एक तरह से लगातार छाप रहा था। और 30,000 करोड़ की हम तब की बात कर रहे हैं, जो कंजर्वेटिव एस्टीमेट, आप सोचिए कितने पैसे होंगे जो आदमी एक रात में 20 किलो सोने के लायक अमाउंट अगर एक किसी पे उड़ा सकता है, तो कितना सारा पैसा उसने अपने पॉलिटिशियन दोस्तों पर या पुलिस वालों पे उड़ाया होगा, जिससे उनको रिटर्न में फ़ायदा भी मिलने वाला है। इनफैक्ट उसने बॉलीवुड में फिल्में भी बनाई थी, आपको शायद पता नहीं कि उसने बॉलीवुड में इन्वेस्ट किया था। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तेलगी जिसने सबको चूना लगाया उसको बॉलीवुड ने चूना लगाया। अच्छा। उसने 2 फिल्में बनाई, दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई प्रोड्यूस की। कौन कौन सी फिल्में थी? एक था बेचैन और एक साल, उन दोनों का तो नाम ठीक अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहा है। और एक फिल्म का उसने साउथ में डिस्ट्रीब्यूशन किया जो बड़ा नाम था, फिल्म का नाम था जिस देश में गंगा रहता है। गोविंदा, सोनाली बेंद्रे और महेश पांडेय ने डायरेक्शन किया था। उसमें उसने पैसा लगाया, उसने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था साउथ अच्छा, में। डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा 2 फिल्मों में भी पैसा लगाया था उसने। अच्छा। और सारे फिल्म के बिजनेस में उसको बुरी तरह से लॉस हो गया, क्योंकि फिल्मों वालों ने उसको बहुत सारे फिल्मी सपने दिखाई दे दिए थे और वो एक्चुअली में पूरे नहीं हुए थे, तो उसको फिल्मों में लॉस हुआ। इनफैक्ट वो एक उसका लॉन्ग टर्म का एग्जिट प्लान भी था कि वो किसी भी तरह से ये था कि भाई एक दिन मेरा स्कैम खत्म हो जाएगा तो मैं वाइट कॉलर बिजनेस में आ जाऊं, जो लेजिटिमेट बिजनेस है। तो उसने सूरन, एलिफेंट आयम जिसको कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट करने का बिजनेस भी शुरू किया था। और जिसको बिहार में ओल के नाम से या कई जगहों पर ओल के नाम से या और दूसरा सोयाबीन ऑयल का भी उसने बिजनेस किया था। मध्य प्रदेश में 2 कंपनियां भी उसने खोली थी। लेकिन ये था कि उसको शायद सीधे तरीके वाले बिजनेस करने आते नहीं थे, तो उसने स्टैम्प के अलावा जो बिजनेस किया वो उसको लॉस ही होता गया। अच्छा, फ्लॉप। हाँ, अदरवाइज उसका एग्जिट प्लान था कि अगर वो सक्सेस हो जाता तो वो धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट कर जाता। और पता नहीं आज शायद कोई बड़ा राजनेता होता किसी विधानसभा या लोकसभा के अंदर भी शायद हम पाते अगर उसका एग्जिट प्लान सक्सेस। अच्छा, वो एज क्या रही होगी तेलगी की जब उसने ये सारा स्कैम शुरू किया था, या पहली बार? He was in his 20s एक्चुअली। सिर्फ 20 साल? हाँ, 20s में था, जो धीरे धीरे उसने पूरा बनाया। बट शुरुआत उसने 20s में ही की थी, क्योंकि काम कमाता वो काफ़ी पहले से था, जब उसके परिवार का बोझ उस पर ही था। लेकिन जो स्कैम जो था वो जब वो 20s में था तब उसने शुरू किया था और आने वाले 15-20 साल तक चलाता रहा। इनफैक्ट जब वो अरेस्ट कर लिया गया था तो जेल के अंदर से भी पुलिस वालों की मदद से वो अपना जो स्कैम था वो पूरी तरह से ऑपरेट आपकी कभी पर्सनल मुलाकात तेलगी से हुई? कभी आप मिले सामने सामने? बिल्कुल, मेरी किताब है उसमें उसका जिक्र भी है। तेलगी से मेरी 2 बार मुलाकात हुई थी।
और ऐसा लगा कि दोनों बार मैं दो अलग अलग शख्स से मिल रहा अच्छा। हूँ, सेम इंडिविजुअल से नहीं मिल रहा हूँ। पहली बार जब उससे मुलाकात हुई थी तो लगा कि एक चालाक, चतुर, शातिर, पाखंडी, धूर्त। जेल जाने से पहले पहली मुलाकात? नहीं, जेल के अंदर, जेल के मतलब वो अरेस्ट हो अच्छा, चुका था, अच्छा, उसके अच्छा। बाद ही हुई थी, कोर्ट के परिसर में हुई थी। तो चालाक, चतुर, शातिर, पाखंडी, और ऐसा लग रहा था जैसे आदमी सैडिस्ट प्लेजर एंजॉय कर रहा है कि उसको इतना जो अटेंशन मिला है और तमाम पुलिस वाले अरेस्ट हो रहे हैं, नेताओं को तकलीफ वगैरह हो रही, तो एंजॉय भी कर रहा था, ऐसा लग रहा था। और दूसरी बार जब मिला उसका कुछ महीनों के गैप के बाद, तो लगा कि कम्प्लीटली डिफरेंट आदमी था, जो बीमार, थका हुआ, जिसने लाइफ से अपने सरेंडर कर दिया है। अच्छा। कि भाई आगे कुछ वगैरह करना नहीं है, और लाइक मुझे जेल के अंदर ही मरना, इस टाइप का था। तो दो टाइम मुझे लगा कि दो अलग अलग जो शख्सियत थे उससे मेरी मुलाकात हुई। और इसके बारे में उसके साथ जो मेरी बातचीत हुई, उसके वर्बेटम एक्चुअली किताब में लिखे हैं, उसमें ये भी है कि किस तरह से वो एक असंसदीय भाषा का भी किस तरह से इस्तेमाल वगैरह होता था। तो वो भी उसकी जो चरित्र है, उसके तमाम जो पहलू है, उसको उजागर करते हैं। अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि तेलगी को एड्स हो गया था। अब जेल जाने से पहले हुआ है या जेल जाने के बाद, ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये भी एक मिस्ट्री सी रह गई। नहीं, तेलगी को बहुत सारी बीमारियां थी। जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद में पता चला तो उससे HIV था, लाइलाज बीमारी, डायबिटिक उसको था, हाई BP था, हाइपरटेंशन था, ऐसे 7 से 8 उसको बीमारियां एक्चुअली में हो चुकी थी जब उसकी डेथ हुई थी। तब उसने शादी भी की थी शायद किसी नहीं, उसकी शादी तो काफ़ी पहले ही हो गई थी। व्हेन ही अच्छा। वाज, तेलगी जब यंग था तो उसकी शादी काफ़ी पहले ही हो चुकी थी। उसकी एक बेटी भी थी। अपने परिवार को बहुत एक्चुअली प्यार करता था। तो तमाम एक बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये भी हुई थी कि जो पुलिस वालों ने शुरुआत के तौर पे तेलगी से पैसे ऐंठने के लिए सोचा कि भाई हम तेलगी के परिवार के लोगों का झूठे झूठे नाम डाल देंगे और उनको बचाने के लिए तेलगी से पैसा ऐंठ लेंगे। अच्छा। तो वहाँ से पूरा विवाद की एक्चुअली शुरुआत हुई थी। और आखिर तक तेलगी का ये था, जब मेरी उससे बात भी हुई थी तो उसने बोला था कि मुझे इस बात का प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे को फंसाओ, जो कर रहे हो वगैरह, मेरे खिलाफ एक्शन ले रहे हो, लेकिन मेरे फैमिली इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें इसको क्यों फंसा रहे हो, वो चीज़। तो उसको उस चीज़ को लेके काफ़ी ये था। इनफैक्ट उसका जो प्रोडक्शन हाउस जो फिल्म का बता रहा था, वो भी उसकी बेटी के नाम पे था। तो वो चाहता था कि उसका जो परिवार का इसमें सेफ रहे और परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, खुद उसे जितने वक्त जेल में रखना है रखे रहे। एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो शायद तेलगी के साथ उनका परिवार भी पिस रहा था। सर, एक और सवाल कि मुंबई की जांच एजेंसियों ने इस पूरे स्कैम के बाद क्या सीखा? देखिए, मुंबई, सिर्फ मुंबई नहीं, सारे देश की जांच एजेंसियों ने इस बारे में सीखा। और शुरुआत में जो सीखा, सबसे आखिर में जो सीखा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब तेलगी की डेथ हो जाती 2017 में, उसके बाद उसकी पत्नी एक दिन आती है और कोर्ट में आकर ये बताती है कि कुछ आपकी संपत्ति थी जो आप लोग ढूंढ नहीं पाए थे, 100 करोड़ के ऊपर था। तो तेलगी चाहता था, उसकी आखिरी इच्छा थी कि ये जो संपत्ति है, पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण में हो। अच्छा। हाँ, अब ऊपरी तौर पे सुनने में हमको ये लगता है कि आदमी चैरिटेबल हो गया था, राष्ट्र निर्माण वगैरह, बट आप उसके बीचों का अगर बिटवीन द लाइन रीड करें तो आदमी एक तरह से आपकी तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को चिढ़ा रहा था कि आपके जो पैसे हैं, 15 साल से आप मेरे ऊपर इतने राज्यों की पुलिस लगी है, SIT लगी है, CID लगी हुई है, CBI लगी हुई है, आपने मेरी संपत्ति इतनी ढूंढ ली, इतने सारे एजेंसी ने मिल के, उसके बावजूद भी देखिए ये 100 करोड़ रुपए के ऊपर की प्रॉपर्टी आप आज तक नहीं ढूंढ पाए। मतलब आदमी मरने के बाद भी जो अपना स्टेटमेंट देकर जाता है, या अपना बोलते तेलगी का स्टैंप था ना, तो तेलगी का इस पर पूरा स्टैंप था कि वो चिढ़ाते हुए जा रहा था। तो वो इस लेवल था कि सब जांच एजेंसी को इससे पता चलता है भाई आपने कितना ढूंढा, उसके बाद वो बचा के ले गया। दूसरा, जांच एजेंसी ने जो सीखा वो यही था कि कई बार ये होता है कि हमको लगता है कि कोई स्कैमस्टर मामूली सा रहता है वगैरह, और उसके वजह से हम उसको फंसा लेंगे, ऐंठ लेंगे वगैरह, लेकिन नहीं, बहुत बार पता होता है कि वो एक्चुअली टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, ज़मीन में उससे ज़्यादा धंसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तेलगी को जब शुरुआत में उसके मामले पकड़े जाते थे ना, तो 3 से 4 लाख रुपए के समझो स्कैम पकड़े गए। अच्छा। स्टैम्प पेपर, तो पुलिस वाले से जब बात होने का, तो पुलिस वाले 20-30 हज़ार रुपये की रिश्वत लेके छोड़ने की उससे बात होती थी। अच्छा। तो वो जब 20-30 हज़ार देता था और अपने आप को बहुत ही गरीब से छोटा सा आदमी प्रिटेंड करता था कि जब 20-30 हज़ार रिश्वत दे देता था, बाद में रिटर्न में पैसे भी मांगता था। बोला साहब गाड़ी भाड़ा तो दे दो ना, घर जाने तक का 2-3 हज़ार रुपया। अच्छा। तो वो उससे वो भी ले जाता था, और पुलिस वालों को लगता था छोटा आदमी, मामूली आदमी, 3-4 लाख वाला है। बट इसके 3-4 लाख करते करते जो सारे देश में जब फैले का आप जब कैलकुलेट करते हो, तो वो तो पूरा समुंदर बन गया था पैसे का। लेकिन वो
बना लेता था बेवकूफ़। जांच एजेंसी को लगता था बहुत सिंपल सा आदमी, जब भी हम चाहे तो इसको पकड़ लेंगे, दबा देंगे और अंडरवर्ल्ड से भी उसका कनेक्शन था, कह हाँ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। इनफैक्ट तब के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा था कि तेलगी के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग से है। क्योंकि और वो था भी, बिकॉज इतना जब भी कोई पैसा कमाता है, ऑर्गेनाइज क्राइम में यही होता है कि आपको सब जगह पे थोड़े थोड़े लोगों को बांटते रहना पड़ता है। तो उसका था, तेलगी रिस्क लेने में एक्चुअली में एक्सपर्ट था। मतलब अब वेब सीरीज जो आ रही है, सोनी लिव पे वेब सीरीज आ रही है स्कैम 2003 तेलगी, तो उसमें उसका बहुत अच्छा डायलॉग है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो वो रिस्क लिया करता था। और उसकी बहुत सिंपल सी थी, जो डायलॉग के तौर पे भी यूज़ होता है कि अगर आपने सामने वाले की ज़रूरत समझ ली तो समझ लो कि आपने धंधा समझ लिया। अच्छा। तो उसको हर एक की कमज़ोर नस थी और उसकी ज़रूरत पता थी, और वो उसके हिसाब से एक्सप्लॉइट करता रहा। अदरवाइज एक अकेला आदमी इतने बड़े सिस्टम को, जहाँ पे हर कोई उसका शिकार करने निकला था, पॉलिटिशियन उसका शिकार करने, उसका दोहन करने निकले हैं, पुलिस वाला करने निकला है, अंडरवर्ल्ड निकला है, लेकिन उसने सबसे भिड़ के अपना स्कैम तो चलाया, और जब बदला लेने की बारी आई तो उसने बाकी लोगों को भी इक्वली फंसा दिया। तो दैट एक्चुअली से इसकी आदमी स्मार्ट भी था, काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन स्मार्टनेस और इतना अच्छा ब्रेन को उसने कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में लगाया होता तो शायद कहीं और पहुंच गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है ये देश का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, तेलगी फेक स्टैम्प पेपर घोटाला, जिसके अगर आपको इस पूरे घोटाले के बारे में समझना है तो आप बहुत सिंपली फिल्म देख लीजिए इस वीडियो के बाद, या फिर आप किताब पढ़ लीजिए तेलगी रिपोर्टर्स डायरी, जिसमें शायद आपको इस पूरे स्कैम के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। गूगल का ज़माना है, आप चाहे तो गूगल पर भी इस पूरे स्कैम को सर्च करके पढ़ सकते हैं, और हमारे वीडियो के जरिए आप इस पूरे स्कैम को समझ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।